हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 25 सितंबर 2020 के। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। सो पहली न्यूज़ है आज की। NHIDCL speeded up DPR work on world's longest high altitude शिंकुला टनल। तो शिंकुला सुरंग पर जो DPR कार्य है उसको गति दी है NHIDCL ने, जिसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है टनल को। एंड ये जो शिकुला टनल है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है। इट इज़ 13.5 किलोमीटर लॉन्ग और ये शिंगोला पास के अंदर बनाया जा रहा है। It will pave the way for all-weather road connectivity between Manali and Nimu via Shingola and पादुम। तो ये शिंगोला और पादुम के माध्यम से मनाली और नीमू के बीच सभी मौसम सड़क संपर्क के लिए मार्ग को प्रशस्त करेगा। The tunnel will provide connectivity between हिमाचल प्रदेश and जम्मू एंड कश्मीर in सतलज वैली। तो ये सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच ज़ांस्कर घाटी में कनेक्टिविटी को प्रदान करेगा। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टनल द मनाली कारगिल हाईवे विल रिमेन ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर। तो इस सुरंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, ये बन जाएगा टनल, तो मनाली से लेकर कारगिल का जो राजमार्ग है, जो हाईवे है, वो पूरा साल ऑपरेशनल रहेगा। अभी तो बर्फ़ के कारण वो बीच में सर्दियों में अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन ये एक बार सुरंग बन जाएगी तो फिर वो पूरे साल भर ऑपरेशनल रहेगा। NHIDCL की बात करें, इट इज़ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये पूरी तरह से सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत आती है। ये क्या करती है? ये प्रमोट करती है, सर्वे करती है, इस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है और अपग्रेड करती है सारे नेशनल हाईवेज़ को और जो भी स्ट्रैटेजिक रोड्स हैं इंडिया में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं के पाठक, केशव कुमार पाठक इसके प्रबंधक निदेशक हैं और इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में लोकेटेड है। और इसका मोटो है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग द नेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड शिंकुला टनल विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन विच टू रीजन्स। दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड शिंकुला टनल किन दो क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी? हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए सही होगा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के बीच में जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज नेशनल सर्विस स्कीम डे जो है वो 24 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो नेशनल सर्विस स्कीम है उसको फॉर्मली 24 सितंबर 1969 में लॉन्च किया गया था। और जो ईयर है 1969 वो गांधी जी की जो है जन्म शताब्दी का वर्ष था। ठीक है, तो इसीलिए 24 सितंबर को जो है नेशनल सर्विस स्कीम डे बनाया जाता है। ठीक है, टू कोमेमोरेट द फॉर्मेशन द लॉन्च ऑफ दिस नेशनल सर्विस स्कीम। तो NSS क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत चलाई जाती है। इसका एम है कि जो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना थ्रू कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, इसका मोटो है नॉट मी बट यू और इसका जो लोगो है इट इज़ बेस्ड ऑन रथ व्हील ऑफ कोणार्क सन टेम्पल, द ब्लैक पगोडा ऑफ ओडिशा। तो इसका जो लोगो है उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर द ब्लैक पगोडा के रथ व्हील पर आधारित है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल सर्विस स्कीम वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड इन विच ईयर? राष्ट्रीय सेवा योजना औपचारिक रूप से किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1960, 1969, 1971 एंड 1982। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 1969। इसी से जुड़ी एक और न्यूज़ है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने NSS अवार्ड्स दिए डिफरेंट कैटेगरीज में टू 42 अवार्डीज फॉर द ईयर 2018 एंड 19। और जो NSS अवार्ड हैं इनको किसके द्वारा दिया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है वो NSS स्कीम को जो है वो लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है, साथ ही जो अवार्ड है NSS अवार्ड उनको भी प्रदान करती है। इट इज़ गिवन फॉर द वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस मेड बाय द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, काउंसिल्स,
सीनियर सेकेंडरी एनएसएस यूनिट्स और प्रोग्राम ऑफिसर्स एंड एनएसएस वॉलंटियर्स। तो ये अलग अलग कैटेगरी में वॉलंटियर कम्युनिटी सर्विस के लिए दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, काउंसिल्स को, सीनियर सेकेंडरी एनएसएस यूनिट्स, प्रोग्राम ऑफिसर्स और एनएसएस वॉलंटियर्स को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम का जो लोगो है, जिसमें अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि ये जो व्हील है इसमें ये ब्लैक पगोड़ा जो सन कोणार्क टेम्पल है वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एनएसएस अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। एनएसएस पुरस्कार सालाना किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सी मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है एनुअली एनएसएस अवार्ड्स? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज डीआरडीओ ने अभी एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को, और ये डीआरडीओ का एक बहुत बड़ा सक्सेस है। एंड दिस वाज टेस्ट फायर फ्रॉम एमबीटी अर्जुन टैंक एट केके रेंजेस। और ये जो लेजर गाइडेड मिसाइल है, दिस विल इंक्रीज द एक्यूरेसी टू हिट द टारगेट। और इसको डेवलप करने में, एटीजीएम को बनाने में 3 लैब्स जो हैं डीआरडीओ की वो इन्वॉल्व है। दीज आर आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, एंड इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, उपकरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, दीज यूज डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडेंस सिस्टम, जिसमें लेजर, टीवी कैमराज और वायर गाइडिंग शामिल होते हैं। इट विल एनहांस द फायर पावर कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी, पर्टिकुलरली अलॉन्ग द फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान एंड चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर ये इंडियन आर्मी की जो फायर पावर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएगा। डीआरडीओ की हम बात करें तो इट इज़ एन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड दिस वॉज फॉर्म्ड इन 1958। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं, और इसके जो अभी करंट चेयरमैन हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। और मेन फंक्शन है डीआरडीओ का कि जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ है उसमें रिसर्च करना, उसको डेवलप करना, ये डीआरडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। कल भी हमने डीआरडीओ के बारे में कुछ पढ़ा था कि डीआरडीओ ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, उसमें हीट के नाम से अभ्यास को टेस्ट किया था, जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, और इसको एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो कि डीआरडीओ का है एक, उसके द्वारा बनाया गया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब्स ऑफ डीआरडीओ इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डीआरडीओ को निम्न में से कौन सी प्रयोगशाला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के विकास में शामिल है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी, इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है वर्ल्ड राइनो डे, जो है वो हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है, और इस डे का जो पहला अनाउंसमेंट था वो 2010 में WWF साउथ अफ्रीका के द्वारा किया गया था। और जो एक फेमस क्रिकेटर है केविन पीटरसन, उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक के साथ जो है एक कोलैबोरेशन किया है उनकी डॉक्यूमेंट सीरीज़ के लिए, जिसका नाम है सेव दिस राइनो इंडिया। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कोलैबोरेशन किया है ताकि अवेयरनेस लोगों में पहुंचाई जा सके अबाउट द वन हॉर्न राइनोज इन इंडिया। तो भारत में जो एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनके लिए जागरूकता फैलाई जा सके भारत में, उसके लिए उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। जो वन हॉर्न राइनोज हैं, एक सींग वाले जो गैंडे हैं, उनका IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। ठीक है, और वो ऐसे हैं कि पहले इनका एंडेंजर्ड था IUCN स्टेटस, लेकिन कुछ वर्षों में इनका स्टेटस जो है वो डिग्रेड होके वल्नरेबल हो गया है। इंडिया और राइनोज की हम बात करें तो असम में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोज की, और सबसे ज़्यादा ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। दिस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोज। इंडिया राइनो विजन 2020 जो है वो लॉन्च किया गया था असम गवर्नमेंट के द्वारा इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर,
बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एंड यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। तो इन सबके साथ जो है असम गवर्नमेंट ने मिलके इंडिया राइनो विजन 2020 स्टार्ट किया और इसका एम है कि जो असम में पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनो की वो 2020 तक उसको 3000 तक लेकर जाया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है ताकि ये जो जितने भी राइनोज हैं इंडिया में इनका डीएनए प्रोफाइलिंग किया जा सके। क्वेश्चन देख लेते हैं। Which famous cricketer has collaborated with the National Geographic for a document web series Save This Rhino India for creating awareness to protect one-horned rhinos in India? किस प्रसिद्ध क्रिकेटर ने भारत में एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक दस्तावेज वेब श्रृंखला सेव दिस राइनो इंडिया के लिए नेशनल जियोग्राफिक के साथ सहयोग किया है? महेंद्र सिंह धोनी, शेन वॉन, केविन पीटरसन एंड आरोन फिंच। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इजी है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए गाइस, कमेंट करते रहिए करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है इस वर्ष 24 सितंबर 2020 का जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे है इसको 24 सितंबर को मनाया जा रहा है एंड दिस इज बीइंग हेल्ड एट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इन लंदन। और जो पहला वर्ल्ड मैरीटाइम डे था वो बनाया गया था 17 मार्च 1978 में, क्योंकि इस दिन जो है 1958 में आईएमओ कन्वेंशन जो था वो पहली बार फोर्स में आया था। इस वर्ष की थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट, एक स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। एंड ये जो थीम है ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड लीडर्स के लिए फ्रॉम शिपिंग एंड अदर सेक्टर्स सो दैट वो जो भी उन्होंने कार्य किया इस क्षेत्र में उस और क्या स्टेप लिए जाने चाहिए सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए उस पर जो है डिस्कस किया जा सके, उस पर जो है रोशनी डाली जा सके। और अगर हम बात करें कि ओशन पे डिपेंडेंसी कितनी है तो मोर देन 3 बिलियन पीपल जो है वो मरीन या कोस्टल बायोडाइवर्सिटी पे अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं। और क्योंकि ओशन में काफ़ी एक्सप्लोरेशन चल रहा है तो काफ़ी मरीन जो है रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी जो है उससे काफ़ी जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं या फिर डिफरेंट नेशंस उनकी इकोनॉमी भी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। और अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, ठीक है, तो उसमें मेंशन है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के नीचे का जीवन। तो ये पूरा इसी चीज़ पर केंद्रित है कि कैसे सस्टेनेबल प्लैनेट को क्रिएट किया जा सके। ठीक है, कैसे हम जो है लाइफ जो वाटर के बिलो है उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मरीन रिसोर्सेज को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जैसे पोल्यूशन जैसी जो समस्या है उसके कारण मरीन लाइफ को कितना नुकसान हो रहा है, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। ये आईएमओ का थीम है इस बार का, वर्ल्ड मैरीटाइम डे का थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। आईएमओ की हम बात करें तो ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस और ये जो बना था इट वाज फाउंडेड इन 1948 में फाउंड हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? अभी पढ़ा था हमने, लंदन यूके में है। ठीक है, और इसका जो मेन काम है वो यही है कि जो भी शिपिंग है उसको रेगुलेट करना इसकी जिम्मेदारी है। जो भी स्टैंडर्ड सेट करने हैं वो आईएमओ के द्वारा किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड द आईएमओ कन्वेंशन कम इनटू फोर्स? आईएमओ कन्वेंशन कब लागू हुआ था? 17 मार्च 1958, 24 सितंबर 1978, 13 अगस्त 1971 एंड 23 दिसंबर 1991। तो क्या होगा इसका सही आंसर? The correct answer will be option A, that is 17 March 1958. Next is Union Minister of State for Railways Suresh Angadi. He died from COVID-19 in Delhi. उनका COVID-19 के कारण निधन हो गया। एंड वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे फ्रॉम कर्नाटका एंड वो एमपी थे फ्रॉम बेलगावी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। मई 2019 में ही वॉज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज। ठीक है, तो उनका हाल ही में निधन हो गया और सबने उनकी मृत्यु पे जो है शोक जताया है।
अच्छा, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के जो मिनिस्टर शामिल होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उस सबको ये अटेंड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके नीचे काम करते हैं, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, उनके अंतर्गत ये काम करते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये छोटे छोटे मंत्रालयों के जो है ये इंचार्ज होते हैं, प्रभारी होते हैं, और जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं जब उनको स्पेशली बुलाया जाए वो तभी अटेंड कर सकते हैं। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये किसी भी मंत्रालय से जुड़े होते हैं, लेकिन ये जो है कैबिनेट मंत्रियों को असिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस कि अलग अलग मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डिप्टी मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरेश अंगाड़ी पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19, टू विच प्रोफेशन डिड ही बिलोंग। हाल ही में कोविड-19 के कारण सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। वे किस पेशे से थे? स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन, ऑथर एंड डायरेक्टर। तो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे वो? उनका पेशा क्या था? ऑप्शन बी, ही वॉज अ पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट इज पैसेज एक्सरसाइज या फिर पास-एक्स इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन इन ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो पास-एक्स जो एक्सरसाइज है वो भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ये आयोजित की जा रही है ईस्टर्न इंडियन ओशन में। इसमें एयर वॉरफेयर डिस्ट्रॉयर हमास हॉबर्ट एंड स्टेल्थ फ्रिगेट INS सयाद्री और मिसाइल कॉर्वेट INS कारमुक जो है वो एंगेज्ड है इस नेवल एक्सरसाइज में। इसके अलावा जो इस तरह की पासिंग एक्सरसाइज हुई है इंडिया की इंडियन ओशन में, वो एक तो जापान के साथ हुई थी, इंडिया जापान नेवल एक्सरसाइज। देन इंडियन नेवी ने एक US नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ भी एक एक्सरसाइज की थी। इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है उसके बीच भी एक पास एक्सरसाइज हुई थी इंडियन ओशन में इसी वर्ष में। चलिए हम लोग इस जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। पास एक्स नेवल एक्सरसाइजेस अंडर वे इन द इंडियन ओशन बिटवीन विच टू कंट्रीज। हिंद महासागर में पास एक्स नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच चल रहा है? इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड रशिया। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और UK के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो दोनों मिलकर जो है ग्लोबल क्लाइमेट समिट को होस्ट करेंगे, एंड ये जो है पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाएगा। National governments will be invited with their ambitious and high quality climate plans। तो जितनी भी राष्ट्रीय सरकारें हैं उनको उनके महत्वाकांक्षी और उच्च गुणवत्ता वाले जलवायु योजनाओं के साथ आमंत्रित किया जाएगा। और अभी जो है चाइना ने अनाउंसमेंट किया था कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशन है उसको 2030 तक पीक करेगा, और उसके बाद इट विल ट्राई टू गो कार्बन न्यूट्रल बाय 2060। तो वो 2030 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को बढ़ाएगा और 2060 तक कार्बन तटस्थ होने का प्रयास करेगा, ये चाइना ने कहा। और इसी अनाउंसमेंट के चलते जो है ये समिट को होस्ट करने का जो अनाउंसमेंट है ये आया है। द समिट विल इंक्रीज द मोमेंटम अहेड ऑफ द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 टू बी हेल्ड इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो COP26 है ये जो है ग्लासगो में होना है नवंबर 2021 में। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर एंड इट इज फॉलोड बाय USA। तो चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, और इसके बाद USA का स्थान आता है। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें हम तो इट इज़ अ गैस दैट एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स रेडिएंट एनर्जी विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज विच कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ये जो है जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप कर लेती है, उसको बाहर नहीं जाने देती है स्पेस में, वो अर्थ में ही ट्रैप हो जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ते हुए जो इनका एमिशन है उसकी वजह से। तो इसी के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। तो देखिए इसको नॉर्मली हम समझने की कोशिश करते हैं
ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो है अर्थ का सरफेस है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर रेज आ रही हैं, ठीक है, तो पहले वो दिन में जब सूरज होता है तो वहाँ से यूवी रेज आती हैं, ठीक है, और ये जो है धरती में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, डे टाइम में। रात के टाइम में क्या होता है कि ये इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ से ये जो है हीट वापस से स्पेस में जाती है। लेकिन क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इस लेयर के कारण क्या होता है कि यूवी रेज एंटर तो करती हैं, बट बाद में शाम में रात मतलब जब सूर्य नहीं होता है, जब जो सरफेस है वो कूल डाउन होता है और हीट जो है वापस से रेडिएट बैक होती है, तो वो ट्रैप यहीं रह जाती है इन ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने के कारण। तो इसी वजह से इस जो फेनोमेना है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और इसी के कारण जो है जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज जैसे जो है हमें फेनोमेनन देखने को मिलते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन। UNFCCC के जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी में जो भी मेंबर शामिल हैं वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उनको कहते हैं, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसेस मैंने बता ही दिया था जो प्राइमरी है जिनके कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एटसेट्रा। एंड जो फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं वो भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द एनिवर्सरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। दिस समिट विल बी को होस्टेड बाय डैश। पेरिस समझौते की वर्षगांठ पर एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी कौन करेगा? यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड किंगडम, USA एंड ब्रिटेन, इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस, IUCN एंड UNEP। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। The correct answer will be option A, that is United Nations and United Kingdom. Next is GSMA postpones Mobile World Congress 2021 from March to 28 जून। तो अब ये जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो कि 2021 का मार्च में होना था, अब ये 28 जून से 1 जुलाई तक बार्सिलोना स्पेन में होगा। इसकी थीम होगी कनेक्टेड इम्पैक्ट, जुड़ा हुआ प्रभाव। ये जो एनुअल इवेंट होगा इसको फिजिकली जो है कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, वर्चुअल माध्यम से नहीं किया जाएगा इसको, और इसमें जो नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करेंगे उसको कम कर दिया जाएगा कोविड-19 के चलते हुए। GSMA ने जो चाइनीज़ एडिशन है MWC का उसको भी उसकी तारीख भी बदल दी है, अब वो 23 से 25 फरवरी तक होगा। GSMA एसोसिएशन जो है इट हैज़ 750 ऑपरेटर्स एंड 400 कंपनीज एज इट्स मेंबर्स। GSM refers to Global System for Mobile Communications, एक स्टैंडर्ड है जो यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है फॉर 2G मोबाइल नेटवर्क्स। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस क्या है? इट इज़ द मोबाइल इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, और इसको जो है अब MWC बार्सिलोना के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, जाना जाता है अब इसको MWC बार्सिलोना से। तो अभी GSM जो है इसको MWC को बार्सिलोना में कंडक्ट करेगा टिल 2024 तक, ठीक है। तो 2024 तक जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे आयोजित होगी? बार्सिलोना स्पेन में होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। GSMA हैज़ रिसेंटली पोस्टपोन्ड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 to 28 जून। वेयर विल MWC 2021 बी हेल्ड? GSMA ने हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 को 28 जून तक के लिए टाल दिया है। MWC 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बार्सिलोना, तेल अवीव, बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया। क्या होगा इसका सही आंसर? गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज बार्सिलोना। नेक्स्ट इज मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020। इसको लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया है एंड इट विल रिप्लेस मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1963। और इस बिल में प्रोविजन है कि एक बोर्ड जो है क्रिएट किया जाएगा ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी फॉर ईच मेजर पोर्ट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पोर्ट ट्रस्ट। तो पोर्ट ट्रस्ट को रिप्लेस करने के लिए बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इस बोर्ड में एक चेयरपर्सन होगा और एक डिप्यूटी चेयरपर्सन होगा,
और इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट से एक मेंबर होगा। साथ ही इसमें जो है हर मंत्रालय से, जैसे रेलवे मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, कस्टम डिपार्टमेंट से एक एक मेंबर भी शामिल होगा। द बिल प्रोवाइड्स मोर ऑटोनॉमी टू मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग एंड हेल्प्स देम इन डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये विधेयक जो है भारत के प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है, कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाएगा और साथ ही जो है विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों के विकास में भी मदद करेगा। The bill's provisions will not have an effect on the pension of retired employees of major ports। तो इसके जो भी प्रावधान है इसका असर जो है वो जो भी मेजर पोर्ट्स के रिटायर्ड एम्प्लॉयज की पेंशन पर नहीं पड़ेगा। और मेजर पोर्ट्स की हम बात करें तो भारत में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें से 12 जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड है और जो एक है वो कॉरपोरेट है, दैट इज द एनोर पोर्ट ऑफ चेन्नई। 12 मेजर पोर्ट में कौन कौन से शामिल है? कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोचिन पोर्ट, JNPT, मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, टुटिकोरिन पोर्ट, मार्मगुआ पोर्ट एंड पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। ठीक है, तो ये सारे जो पोर्ट्स हैं ये 12 मेजर पोर्ट्स हैं। 13th इज द एनोर पोर्ट ऑफ चेन्नई। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंट्रीब्यूट अ मेंबर टू द बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी प्रपोज्ड बाय द रिसेंटली पास्ड मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज बिल ऑफ 2020। हाल ही में पारित प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 द्वारा प्रस्तावित बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी में निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय विभाग से सदस्य नहीं होगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से इसमें मेंबर नहीं होगा, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड कस्टम डिपार्टमेंट से एक एक मेंबर प्रेजेंट होगा। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट से भी एक मेंबर उसमें प्रेजेंट होगा। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो सभी कवर कर लिए। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।